ये लड़का बहुत मेहनत किया है हाँ जी, हाँ और जी। पढ़ाई में अच्छे से अच्छे पढ़ाई में गया। मैंने आपका पढ़ाया हुआ जितना ग्रामर था मैंने बहुत अच्छे से उसको पढ़ा है। जितना आपने पढ़ा है आपके पास जितना ही ग्रामर है, उतना ही काफ़ी है। इससे हम्म। बाहर कुछ नहीं आया था। हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आपकी अपनी निधि अरोरा, लेकिन आज मैं रेगुलर क्लासेस नहीं ले रही हूँ। क्लासेस से बाहर निकल करके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने आई हूँ। वो इम्पोर्टेंट बात है बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 के सक्सेसफुल कैंडिडेट के बारे में। ये कहानी है आसिफ सिद्दीकी जी की, जिन्होंने ना कि सिर्फ टीजीटी बल्कि उच्च माध्यमिक पोस्ट को भी क्वालिफाई करके ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल करी है। तो आइए इन्हीं की कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं और इनसे कुछ बातचीत करते हैं। इनके सफलता के पीछे का राज पूछते हैं, जिससे कि शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 वाले उम्मीदवारों को हेल्प हो, एंड साथ ही साथ में उनकी वो रणनीति को जान लेते हैं जिससे कि हर एक स्टूडेंट जो कठिनाइयों से गुजरता है वो सफलता को हासिल कर सकता है। तो वेरी वार्म वेलकम टू यू आसिफ सिद्दीकी जी। कैसा फील कर रहे हैं आप इस समय? बताइए ज़रा। Thank you so much, ma'am. I'm so happy and delighted. Really, it was a challenging journey for me, but our hard work and dedication opened the door of my success. वाओ! बहुत-बहुत Really, अच्छा लग रहा है। आप मतलब वो अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है जब आप एग्ज़ाम क्वालीफाई करते हो, स्पेशली एक नहीं 2-2 पोस्ट पर आपका एग्ज़ाम क्वालिफाइड है। उसके बाद एक अभ्यर्थी के पास ना ऑप्शन हो जाता है कि मेरा ये भी एग्ज़ाम क्लियर है, वो भी क्लियर है, एंड ज़ाहिर-सी बात है वो अपने अकॉर्डिंगली जो उसको वेल सूटेड पोस्ट मिलती है वो चूज़ कर लेता है ना? तो आप मुझे ये बताएँ कि टीआरई 3.0 एक नहीं 2 बार हुआ है। तो आपने एक नहीं 2 बार एग्ज़ाम क्वालीफाई किया है, भले ही पहली बार एग्ज़ाम हुआ ना हो, लेकिन उम्मीद तो पूरी थी, तैयारी भी उस हिसाब से मैम थी। 3 बार हुआ है। 3 बार। तो वो मतलब 6 to आपके 8 2 भी थे। पॉइंट बिल्कुल अच्छा 6 टू 8 भी, हाँ जी, बिल्कुल। तो 6 टू 8 भी आपने दिया है, तो बार-बार एग्ज़ामिनेशन क्वालीफाई किया है। आप मुझे ये बताएँ कि कैसी रही थी जर्नी? और जब मार्च में एग्ज़ामिनेशन कैंसल होता हुआ नज़र आया, एक एग्ज़ाम दे भी दिया, उसके बाद शायद उम्मीद भी होगी सिलेक्शन की, उसके बाद वो कैंसल हो गया, उसके बाद फिर से अपने आप को समेटना, कलेक्ट करना और तैयारी करना जुलाई अटेम्प्ट के लिए, पता नहीं एग्ज़ाम कितने दिन में होता है, वो कैसा था आपका एक्सपीरियंस? जब मैं टीआरई 2 दिया था तो मुझे बहुत उम्मीद था कि मेरा टीआरई 2 में सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ग्रामर और मेरा जनरल पेपर बहुत वीक था तो उसके हिसाब से मैं अच्छी तैयारी नहीं कर पाया। तो मेरे लिए बाधा बना। बाद में मैंने टीआरई 3 के लिए अप्लाई किया। वो मार्च में एग्ज़ाम हुआ था लेकिन वो कैंसल हो गया पूरी तरीके से। मैं बहुत निराश हुआ, बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ, बहुत ज़्यादा। तो एक वक़्त मुझे ऐसा लगा कि मुझे पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। फिर मैंने दोबारा हिम्मत करके अ, दिल्ली की तैयारी मैंने की, डीटी प्लस बी की। उसमें मैंने अड्डे पे मैंने सब्सक्रिप्शन लिया। बस जनरली मैंने ग्रामर के लिए बहुत अच्छे से मेहनत की, बहुत आपका मैंने पूरा क्लास मैंने कवर किया उसको। फिर मैंने बार-बार उसको रिवाइज़ किया। एग्ज़ाम का डेट तो कन्फर्म तब भी नहीं था, अभी भी दिल्ली का एग्ज़ाम कन्फर्म नहीं था। उसके बीच में यूपी उसका एग्ज़ाम हुआ, बिहार का एग्ज़ाम हुआ फिर। फिर मैं सारे उसको कैप्चर करके मैं बिहार गया फिर, अपने नॉलेज को फिर उसके बाद वहाँ बहुत अच्छे से मैंने उसको यूटिलाइज़ किया एग्ज़ाम हॉल में मैंने। मेरा ग्रामर भी बहुत अच्छे से हुआ, मेरा लिटरेचर भी बहुत अच्छे से हुआ। मेरा जनरल पेपर भी थोड़ा एवरेज में था लेकिन सबसे अच्छा मेरा लिटरेचर फिर उसके बाद मेरा ग्रामर भी था, क्योंकि मैंने आपसे पढ़ा था। ये चलिए। मुझे काफ़ी मदद किया। जी, ये बात ना मुझे बहुत अच्छी लगी, आपकी नोटवर्दी लगी कि जब आपको एग्ज़ामिनेशन ऐसे लगा कि कैंसल हो रहा है, आपने उम्मीद नहीं हारी, आपने ये सोचा कि मैं अन्य एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर लूँ, जिसकी मुझे अभी जी, होप लग रही है, जिसका नोटिफ़िकेशन मेरे पास है। क्योंकि मुझे जी, बहुत अच्छे से याद है जनवरी में डी ट्रिपल एस बी टीजीटी का नोटिफ़िकेशन आउट हुआ था, एंड उस टाइम पे सभी अभ्यर्थी पैन इंडिया, देश भर से अग्रेसिव थे इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए। तो आपने एक ही तैयारी से 2 से 3 एग्ज़ामिनेशंस को टारगेट करने की बिल्कुल। कोशिश करी है ना? तो मैं अब यहाँ से एक और क्वेश्चन जानना चाहूँगी। आपने डी ट्रिपल एसबी की तैयारी मेरे साथ करी, आपने बिहार शिक्षक भर्ती की भी तैयारी हमारे साथ करी। आपको यहाँ पर क्या डिफरेंस लगा दोनों के एग्ज़ाम पैटर्न में और नेचर में? ऑफ कोर्स एग्ज़ाम पैटर्न से हमारे सभी अभ्यर्थी जो हैं, वो वाकिफ़ हैं, लेकिन आपको नेचर ऑफ क्वेश्चन्स में स्पेशली अगर मैं ग्रामर के क्वेश्चन्स की बात करूँ, तो क्या अंतर आपको समझ में आया? मैम जहाँ तक दिल्ली का सवाल है, नीट प्रिव्यू का सवाल है, तो मैंने तो उसका एग्ज़ाम अभी तक दिया नहीं है। बिल्कुल, मॉक टेस्ट बिल्कुल। हम देते हैं,
उसमें मुझे समझ में आता है कि जो एग्ज़ाम का ऑप्शन रहता है बिहार का, वो कंपैरेटिव बहुत टफ होता है। बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। मोर दैन वन ऑफ द पेपर रहता है और नन ऑफ द रहता है, वो बहुत बहुत क्रिटिकल होता है। तो मुझे लगता है कि जो बिहार का निकाल लेगा, वो दिल्ली का तो आराम से निकाल लेगा। क्या बात है, क्या बात है! मतलब बिहार का पेपर ज़्यादा टफ लगा। मुझे बहुत टफ लगा। जी, सी प्रॉब्लम यहाँ पे यही है कि क्वेश्चंस भले ईज़ी हों, वैसे तो मैं 9-10 की बात नहीं कर रही हूँ हाँ, यहाँ पे, 11-12 की बात कर रही हूँ स्पेशली। जी, क्वेश्चंस भले ही आपको ईज़ी मिले, लेकिन ऑप्शंस कन्फ्यूज़िंग इसलिए बन जाते हैं क्योंकि बहुत मान लो कन्फ्यूज़ है। आपने मुझसे एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि वही एक कॉन्सेप्ट आपका सही जवाब हो। आपका आ जाए। एक जी, आपका अननोन कॉन्सेप्ट भी हो सकता है जो शायद आपने मुझसे नहीं पढ़ा, पर वो भी सही जवाब होगा तो फिर उस हिसाब से आपको ग्रेस मार्किंग नहीं मिलेगी क्योंकि मोर देन वन ऑफ द अबव वहाँ पे सही जवाब है ना? जी, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है और वो स्मार्टनेस की ज़रूरत है। तो उस चीज़ के लिए हम एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखते हैं कि आप एक टॉपिक की तैयारी करो, आप एग्ज़ाम की तैयारी मत करो। टॉपिक पढ़ो बिल्कुल। नाउन, ठीक है? अब अगर मैं नाउन छोटे से ही टॉपिक की बात करती हूँ और मैं आपसे फिर अगला क्वेश्चन भी बिहार के नेचर के बारे में ही करना चाहूँगी, बीपीएससी के नेचर ऑफ क्वेश्चन्स को लेकर के। नाउन अगर हम फेज़ 1 की बात करें, तो आपको एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन ज़्यादा मिले थे, जिसमें नाउन भी है, प्रोनाउन भी है और अन्य बिल्कुल, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, बिल्कुल। भर-भर के। सेकंड फेज़ में भी आपको एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस मिले थे, 9th-10th में ज़्यादा मिले थे, ठीक है? अगर मैं थर्ड फेज़ की बात करूँ, तो एरर डिटेक्शन का एक भी क्वेश्चन नहीं था। पर जी, वहाँ पे एडजेक्टिव के टाइप और सब टाइप की चर्चा की गई टाइप थी। से मतलब पूछे थे, जब वो आप पूछे थे ज़रूर। पूरा एडजेक्टिव पढ़ लो, तो उसमें क्या एक्सेप्शंस है, क्या एप्लीकेशन है, कहाँ अप्लाई होगा, बिल्कुल ही डिफरेंट नेचर का सवाल बीपीएससी पूछता है। वो हमेशा होलिस्टिक नॉलेज पर फोकस करता है कि ओवरऑल नॉलेज कैसी है बच्चे की उस टॉपिक के रिगार्डिंग। और जी, क्या आपको ये भी लगता है कि बीपीएससी का पेपर काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है क्योंकि जो उसने पिछले फेज़ में पूछा था, ज़रूरी नहीं वो इस फेज़ में पूछेगा बिल्कुल नहीं। सवाल? बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, बहुत ज़्यादा। हाँ जी, ग्रामर भी, लिटरेचर भी, सब। बिल्कुल। स्पेशली ग्रामर के लिए मैं बात करूँगा तो मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि जो आप बता रहे थे अभी सब्जेक्टिव वाला, ऑब्जेक्टिव वाला, ये सब बहुत क्रिटिकल था। मतलब वो मैंने आपसे एक बार पढ़ा था, मुझे याद नहीं था। मैं बस दोबारा जब एग्ज़ाम देने गया तो मैं लास्ट टाइम पे मैंने सोचा ये भी देख लेता हूँ मैं। जब मैं उसको देख के गया ना तो एग्ज़ाम में मतलब मुझे मतलब एकदम अनएक्सपेक्टेड था कि ये क्वेश्चन आ जाएगा। एग्ज़ैक्टली, तो मैंने हाँ, तो मैंने वही मतलब सारे सॉल्व किए फिर वहाँ पे। मुझे तो राइट, बहुत अच्छा लगा कि मैं कम से कम मैंने तो पढ़ा था इसको। अरे! चलो, अच्छी बात है ये तो आपने लास्ट मिनट पढ़ लिया, तो इसका मतलब ये है कि हमें कुछ भी छोड़कर नहीं जाना। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको नहीं, सब कुछ नहीं कुछ छोड़ा पढ़ना मैंने। है। आपको एक जी, टॉपिक को इतना इन डेप्थ जा कर के पढ़ना है कि उस टॉपिक के अराउंड चाहे कहीं से भी सवाल बन जाए, आपके पास उसका कुछ भी आंसर ना होना हो। चाहिए। जी, क्या आप जी। इस बात में बिलीव करते हैं? और उसके लिए क्या चाहिए? बिल्कुल प्रैक्टिस। करते हैं। तो आपके प्रैक्टिस प्रैक्टिस चाहिए। करने का तरीका क्या अलग था कि आप रैंक 2 तक पहुँच गए? मतलब अभ्यर्थी बहुत मेहनत करते हैं और हम हमेशा अपने प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से एक इनिशिएटिव ज़रूर लेते हैं कि आपका सिर्फ एग्ज़ाम क्वालीफाई ना हो, आप रैंक होल्डर बनें और आपने वो कर दिखाया। तो इतना अच्छा लगा था जब मैंने वो न्यूज़ सुनी, पहले टीजीटी की न्यूज़ सुनी, उसके बाद पीजीटी की एंड आई वाज़ लिटरली ओवर द मून अपॉन हियरिंग द रिज़ल्ट कि रैंक 2 भी आ हुँ, गई हुँ। है। मतलब अब इससे बढ़िया क्या हो सकता है? तो आप मुझे ये बताइए कि आपकी क्या अलग से प्रैक्टिस की रणनीति थी? कैसे पढ़ते थे? आप शेड्यूल बताइए? मैंने आपका पढ़ाया हुआ जितना ग्रामर था मैंने बहुत अच्छे से उसको पढ़ा, क्लास में पढ़ा। मैं आपका क्लास कभी ऑनलाइन नहीं लेता था। मैं हमेशा रिकॉर्डेड ही पढ़ता था। ओके, क्योंकि मुझे टाइम का इश्यू था तो मैं हमेशा रिकॉर्डेड पढ़ता था। ठीक है। तो मैं सारा प्रॉपर नोट्स बनाया उसका। उसको मैंने रिवाइज़ किया। टॉपिक बाय टॉपिक मैंने अच्छे से बहुत अच्छे से रिवाइज़ किया उसको। मैं बार-बार उसको पढ़ता था। बार-बार अड्डा पे मेरा वो एक अलग सेक्शन था, वो मॉक टेस्ट का था। ओके, उसे बार-बार देता था। मतलब उसपे जो बिहार बीपीएससी के ओरिएंटेड क्वेश्चन होते थे, उस तरह के थे जैसे मोर देन ऑफ द नन ऑफ द अबव ऐसे क्वेश्चन रहते थे उसमें। तो मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगे और बिहार में ऐसा हुआ कि लगभग-लगभग पीजीटी में तो मेरे मतलब ऐसे क्वेश्चन ऐसे थे कि जो नन ऑफ द अबव पे थे या फिर मोर देन अबव पे थे, ऐसे थे। ओके। तो जैसे कि आपने अभी बताया था कि आप डी ट्रिपल एसबी की तैयारी पैरेलली कर रहे थे, है ना? जी, अब दोनों के नेचर ऑफ एग्ज़ाम्स बहुत अलग हैं और आपका ये मानना है कि बहुत अलग। बिहार का जिसने एग्ज़ाम के लिए पढ़ लिया, वो डी ट्रिपल एसबी के क्या किसी भी एग्ज़ाम को निकाल लेगा। खैर वो तो जी। डिफरेंट नेचर ऑफ एग्ज़ामिनेशन ये डिफरेंट फ्लेवर की बात हो गई है। पर डी ट्रिपल जो एसबी का प्रॉब्लम ये है कि इसमें टाइम का बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि एग्ज़ैक्टली, टाइम बहुत कम रहता है इसमें। येस, उसमें येस, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा रहते हैं, एग्ज़ैक्टली, टाइम बिल्कुल कम रहता है। येस, येस, और आई वाज़ कमिंग बिहार टू में दैट, ऐसा नहीं है, उसमें टाइम मिलता है, लेकिन बस यही है ना ऑप्शन से इंसान बहुत परेशान हो जाता है। कन्फ्यूज़ हो ये जाता भी है। हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, हाँ इसमें से जी, सब है, इसमें से कोई नहीं है। राइट। तो आपको क्या लगता है कि डी ट्रिपल एसबी के कितने परसेंट ग्रामर और लिटरेचर ने आपको हेल्प करी थी? ग्रामर तो चलो ये मान लेते हैं कि बहुत यूनिवर्सल है। एक एग्ज़ाम के लिए पढ़ लिया और अगर इन डेप्थ सच में पढ़ लिया ना दिल से और इंटेंसिटी के साथ,
उसको इमर्स करके, तो आप सारे एग्ज़ाम्स के लिए वो तैयारी कर सकते हो। ये बिल्कुल मैंने ट्रेकर वही किया है। हाँ मैंने जी, हाँ, वही बार-बार रिवीज़न किया है। उसी का हाँ, मुझे बेनिफिट मिला है। राइट, आपके राइट। पास जितना है, जितना आपने पढ़ा है, आपके पास जितना ही ग्रामर है, उतना ही काफ़ी है। हुँ, इससे हुँ। बाहर कुछ नहीं आया था। जी, बिल्कुल, सही बात है। बस प्रॉब्लम यही होता है लोगों का, लोग उसको 1 बार पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ते हैं, बस उसको बाद रख देते हैं उसके बाद, हुँ, दोबारा नहीं पढ़ते उसको। लेकिन उनको क्या चाहिए 2 बार, 3 बार, 4 बार जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए, रिवीज़न पे रिवीज़न करते रहना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। यही सक्सेस मंत्र है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बोली और है कि कभी भी ये ना सोचना चाहिए कि हमको ये नहीं आ रहा है। हुँ, आपको आता है, आप पढ़े हैं तो आपको एग्ज़ाम में क्लिक करेगा माइंड में। लेकिन आपको लगता है कि मुझे नहीं आ रहा है, मैं कैसे करूँगा? मुझे याद नहीं हो रहा है। बहुत लोगों का एक्सक्यूज़ रहता है कि मुझे याद नहीं होता, मुझे याद नहीं होता। याद किसी को नहीं होता, लेकिन वो माइंड में रहता है। एक तुम्हारा जो वो स्लीपिंग सेल होता है, उसपे चला जाता है बस। लेकिन जब उस टाइम एग्ज़ाम हॉल में जब भी क्वेश्चन आएगा सामने, तो आपको तुरंत आपका माइंड क्लिक करेगा वहाँ तक पहुँच जाएगा। राइट, राइट। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि वोकैब्युलरी पढ़ने का आपका क्या तरीका अलग था? आप कैसे पढ़ते हैं वोकैब्युलरी? स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत आती है मैम वोकैब्युलरी पढ़ाने की कोई ट्रिक बता दो और मैं हमेशा बताती हूँ कि ट्रिक 1 दिन की नहीं होती है, ट्रिक तो धीरे-धीरे आपको पता चलती है। आप अपनी ट्रिक बताएँ। मैम मेरा वोकैब बहुत वीक था, बहुत वीक था। ट्रूली बता रहा हूँ बहुत वीक था मेरा। मैं बस यही करता था, आपने ही बताया था कि आपको वोकैब डेली नहीं पढ़ना, मतलब आपको वोकैब इकट्ठे नहीं पढ़ना 100-50 डेली आपको 3-4, 3-4, 3-4, 3-4 करके पढ़ना है। मैं वही किया बस और कुछ नहीं किया, वोकैब मैं पढ़ता ही नहीं था। बस मैं डेली 2-3 देख लेता था, 4 देख सकते बस। उसी में से हो गया, बहुत ईज़िली हो गया मेरा। हुँ। और आप वोकैब्युलरी को रेगुलर इंटरवल्स पे रिवाइज़ करते थे? मैंने लर्न करने के लिए हाँ। कभी नहीं बोला बट हमेशा बोला कि रेगुलर इंटरवल्स पे रिवाइज़ करो। क्या आप वो हाँ, करते थे वही रेगुलर? वही मैं करता था। बिल्कुल, और बिल्कुल। रिविज़न तो देखो हर एक कॉन्सेप्ट पे लागू होती है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसको बिना रिवाइज़ करे आप रिटेन कर लोगे। तो ये तो नहीं, आप अगर वोकैब पढ़ रहे हैं ना, तो 1 या 2 बार पढ़ लेंगे तो बहुत इनफ है आपके लिए एग्ज़ाम के लिए, कोई भी एग्ज़ाम के लिए। हाँ जी। लेकिन बाकी ग्रामर के टॉपिक वगैरह, लिटरेचर के टॉपिक वगैरह, इसमें आपको 3-4 बार मेहनत लगेगी, लेकिन वोकैब में इतना मेहनत नहीं लगेगा। हुँ, बस हुँ। आपको 2-2 बार, 1-1 बार पढ़ना है बस उसको। अच्छा, ठीक है। और कॉम्प्रिहेंशन आप कैसे कॉम्प्रिहेंड करते थे? कॉम्प्रिहेंशन का मेरा तरीका ये था कि मैं पहले क्वेश्चन को पढ़ता था, फिर उसका आंसर मैं ढूँढता था उसमें। पूरा यही मेरा पैसेज पहले पढ़ते हो, उसके बाद क्वेश्चन के आंसर ढूँढते हो? नहीं, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता था। हुँ, वेरी सिंपली मैं गुड, क्वेश्चन पढ़ता था, उसके ऑप्शन वेरी एक बार देख लेता था, वेरी गुड। उसके बाद मैं जाके उसको आंसर को ढूँढता था कि इसमें कहाँ मिल रहा है, कहाँ पे नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। तो ये बात मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगी टीआरई 4.2 के लिए, आप चाहे टीआरई का एग्ज़ाम दे दो, चाहे किसी का भी एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो जाओ आप, आपके पास इतना समय होता नहीं है कि आप पूरा पैसेज पढ़ोगे, उसके बाद आप उसका क्वेश्चन ढूँढने लगोगे। वहाँ पे कोई आपकी रीडिंग को चेक नहीं कर रहा है कि आप पढ़ने में कितने फ्लुएंट हो या तेज़ हो। पर वो जो मेहनत है ना, वो आज से नहीं होती है। वो रीडिंग को फ्लुएंट बनाने की और क्वेश्चन से आंसर ढूँढने की जो तैयारी है, वो पहले दिन से ही शुरू हो जाती है, जब से स्टूडेंट माइंडसेट बना लेता है कि मुझे ये बिल्कुल, एग्ज़ाम को निकालना है। अगर कोई स्टूडेंट ये सोचे कि उसी टाइम देखेंगे, तो फिर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डिफिकल्ट ही लगेगा। आपको कोई भी साइंस में, कोई भी यूनिवर्स में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आसान नहीं लग सकता है। बट जब आपने वो माइंडसेट बना लिया कि आप रीडिंग की एक हैबिट डाल रहे हो डेली कुछ ना कुछ, फिर एग्ज़ाम में तैयारी करने का और एग्ज़ाम में अपीयर होने का तरीका ही अलग होता है। आप एक क्वेश्चन पढ़ो, बिल्कुल मैम। मैं ज़्यादा क्वेश्चन्स पढ़ने के लिए सजेस्ट भी नहीं करती हूँ स्टूडेंट को कि आप सारे क्वेश्चन्स एक ही बार पढ़ लो। एक क्वेश्चन पढ़ो पर उसे तमीज़ से ढूँढो पैसेज में। तो वो आई थिंक ट्रिक आपके लिए काम की होगी। मिल जाता है। जी, जी। बिल्कुल अच्छा, मैम। आपके टीजीटी और पीजीटी की प्रिपरेशन में कोई फ़र्क था या आपने दोनों की प्रिपरेशन एक साथ की थी? मैं जनरली मैम बताऊँ तो मैं सिर्फ़ पीजीटी का कर रहा था, मैं किसी का नहीं करता, सिर्फ़ पीजीटी का कर रहा था। उसी में अच्छा, मेरा पीजीटी का भी हो गया, मेरा 6 का भी हो गया। ठीक है। जी। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को जनरली ये बात बताती हूँ कि बीपीएससी में स्पेशली अंग्रेज़ी सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ, तो कोई लेवल डिफाइन नहीं है। आप ये मत सोचिए कोई कि लेवल डिफाइन 9-10 नहीं का पेपर आपको ईज़ी मिल जाएगा और 11-12th का डिफिकल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है। स्पेशली जब हम अभी तीनों फेजेज़ को सक्सेसफुली कंप्लीट होता हुआ देखते हैं, तो इस बार टीआरई 3.0 में 972 उम्मीदवारों का चयन हुआ है ना? तो किसी का भी ये कहना नहीं है, जितने भी स्टूडेंट से मेरी बात हुई है कि टीजीटी का पेपर डिफिकल्ट था टीजीटी से। इनफैक्ट टीजीटी का पेपर जो है अभी तीनों फेजेज़ में वन ऑफ द डिफिकल्ट कैटेगरीज़ या वन ऑफ द डिफिकल्ट पेपर्स माना गया है। और उसमें पीजीटी का लिटरेचर ग्रामर था, बहुत बिल ज़्यादा। बहुत, बहुत डिफिकल्ट था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। मतलब कॉग्निट नाउन, रिटेन्ड ऑब्जेक्ट, जी मैम, सब्जंक्टिव जी मैम। मूड्स, इम्पेरेटिव मूड्स, बेयर इन्फिनिटिव ऐसे-ऐसे क्वेश्चन्स पूछे हुए थे जिसको एक ग्रामर टीचर भी जो है इतना डिटेल में पढ़ाता तो है, लेकिन उतना एम्फसाइज़ करके नहीं पढ़ाता है उन टॉपिक्स को। तो अगर हमें बीपीएससी ने एक बार ये सीख दे दी
कि आपको ग्रामर की बुक्स, जो ग्रामर का मटेरियल है ना, वो फॉरेन ऑथर्स की बुक से भी लिया हुआ है। वो छोटे-छोटे वर्ड्स शायद वन लाइनर और नोट में लिखे होंगे, लेकिन उसको भी इलैबोरेटेड मैनर में पढ़ना है, तो वो चीज़ आपको भी करनी पड़ेगी। तो सभी चीज़ों का मतलब 100 बात की एक बात यही है कि एक टॉपिक को इतना इन डेप्थ पढ़ो कि आपका वो कोई भी टॉपिक का डोमेन, सब डोमेन जो है छूट ना जाए। बिल्कुल एग्री करते हैं आप इस बात से? बिल्कुल। ठीक है। तो और बताइए कि आपको पीजीटी का पेपर ऑफ कोर्स डिफिकल्ट लगा होगा पीजीटी के कंपैरेटिवली। आपने फेज़ 1 का पेपर मतलब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके स्ट्रैटेजी क्या होती थी? आप पहले जब आप जैसे फेज़ 2.0 के लिए आप अपीयर होने जा रहे हैं, तो आप 1.0 के पीवाईक्यूज़ देखते थे, क्या करते थे? बेसिकली मैं जनरली उसको मैं एनालाइज़ करता था कि पीवाईक्यू में क्या पूछा है, फिर उसी ठीक है। के रिगार्डिंग मैं उसको फर्दर स्टडी करता था। जैसे मतलब अब उसमें नाउन दिया है ना, तो नाउन के जितने पार्ट होते हैं, तो हुँ। नाउन के सारे पार्ट पढ़ लो फिर। ठीक है। अगर उसमें प्रोनाउन दिया है, तो प्रोनाउन में जितने सारे होते हैं, सब डिवीज़न होते हैं, आप उसको पढ़ लीजिएगा। क्योंकि एग्ज़ाम का जब लेवल बढ़ता जाता है ना, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम का लेवल घटेगा या फिर उसी पे रहेगा, कांस्टेंट तो रहेगा नहीं, एग्ज़ाम का लेवल बढ़ेगा। तो आप जैसे मतलब टीआरई 2 में आपको मिला है नाउन, नाउन के हुँ, बारे में पूछा है, बिल्कुल। ठीक है? फिर उसमें आप टीआरई 3 में आप करेंगे नाउन के पार्ट्स ही पढ़ेंगे उसके। इस तरह से अगर स्ट्रेटजी बनाएँगे तो बहुत ही हेल्पफुल होगी आपके लिए। हाँ जी, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। टीआरई 1.0 में पढ़ रहे हो, पढ़ा था अगर किसी ने तो उसने एनालाइज़ ज़रूर किया होगा कि ओवरऑल सारी चीज़ें पूछी गई है। टीआरई 2.0 में फिर सब टाइप्स बने हैं। टीआरई 3.0 में सब टाइप्स बने हैं, तो उसको और इन बिल्कुल, डेप्थ बिल्कुल। पढ़ने को मौका मिला है। तो ये चीज़ काफ़ी सरप्राइज़िंग येट शॉकिंग थी हम सबके लिए। ख़ैर आपका जो टाइम टेबल है वो कैसे रहता था? आप कितने घंटे पढ़ते थे? लिटरेचर, ग्रामर को कैसे डिवाइड करते थे? वो बताइए? लिटरेचर ग्रामर को हुँ, मैं मेरा 2 शिफ्ट में था मेरा, एक मॉर्निंग का, एक इवनिंग का। ओके, तो मैं मॉर्निंग के लगभग 5-6 घंटे तो मैं लिटरेचर पढ़ता था। फिर दोपहर के बाद मैं 2 शिफ्ट में करके मतलब ग्रामर पढ़ता था, एक रात में और एक दोपहर के बाद अच्छा। ग्रामर को। मैं 2 शिफ्ट में रखता था ग्रामर को। अच्छा। बाकी रात को जब सोने से पहले मैं एक बार जनरल पेपर देख लेता था ऐसे ही, बिल्कुल। थोड़ा-थोड़ा कर बिहार स्पेशल वगैरह, क्योंकि बिहार स्पेशल से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं तो जी। उसको थोड़ा पढ़ते थे। जी, जी। बाकी जो अदर जनरल पेपर थे जैसे मतलब जिसमें हिस्ट्री, जीएस ये सब हो गया, तो मैं सनी सर से पढ़ता था और बाकी हुँ। सर पढ़ाते थे उसके। बाकी शिवम सर से मैंने हिंदी हिंदी वगैरह पढ़ी है। क्लासेस और सेल्फ स्टडी को कितना डिवाइड करके रखते थे? क्लासेस और सेल्फ स्टडी थे। वैसे तो मैं मैम क्लास को एक साइड में रखता था, मतलब उनका एक अलग टाइम होता था, बाकी हुँ, मेरा पढ़ने का अलग टाइम होता था। क्योंकि आप जब रिकॉर्डेड क्लासेस क्लासेस देखते थे तो आप एक स्ट्रेच में देख लेते होंगे सारी। जी। हाँ जी, ठीक है। चलिए, तो इसीलिए मैं स्टूडेंट्स के थ्रू मतलब आपके थ्रू ये बताना चाहती थी स्टूडेंट्स को कि सेल्फ स्टडी एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है। सिर्फ रिकॉर्डिंग चला लेने से और क्लास देख लेने से आपकी तैयारी नहीं हो जाती है। आपको खुद भी अपने आप को मोटिवेटेड रखना होता है मैम थ्रू आउट योर आपके जर्नी। मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, हाँ जी, जैसे मैम आपका जो पीडीएफ आता था, हाँ जी। तो पीडीएफ को मैं डाउनलोड भी करता था, उसके साथ मैं लिखता भी था उसको। अच्छा। मैं उसको अपना अपने 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 नो अपने लैंग्वेज में उसको लिखता था एक तरह से, हुँ, कि अपने पढ़ने के लिए खुद के लिए बनाता था उसको। ओके। तो वो आपने मेरे लिए नोट काफ़ी हेल्पफुल रहा। जी। ओके। तो अपने नोट्स बनाने से आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाती है। जैसे बहुत, बचपन में बहुत ज़्यादा। बोलते थे ना कि लिख-लिख के ज़्यादा समझ आता है, याद होता है। तो मम्मी-पापा सही बोलते थे क्योंकि अपने नोट्स खुद से लिख-लिख कर बनाओगे तो चीज़ें ज़्यादा रिटेन कर पाओगे। तो मैं ये आपको एक दिखाना ट्रिक है। चाहूँगा मैं, 1 अच्छा, आप मिनट नोट्स दिखा रहा दिखा हूँ। रहे हैं। दिखाइए। जैसे देखिए जनरल मैथ हो गया ये, ठीक अच्छा, है? ओके। इसमें बहुत बहुत सारे टॉपिक हैं इसमें, मतलब जितना हुँ। सर ने पढ़ाया सारे हैं। ये देखिए, ये रहा आपका ग्रामर भी मैंने सारे नोट्स बनाए इसके, अरे वाह! ब्यूटी प्रॉपर नोट्स बनाए हैं। हाँ, बस अब नोट्स ऐसे ये बनने चाहिए जो जी, खुद को समझ में आ जाएँ बस। बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बाकी आपका जो पीडीएफ रहता था उसको भी पीडीएफ करके मैंने प्रिंट करा के रखे हैं सारे, उसको भी ठीक पढ़ते है। हैं। जब टाइम कम रहता है तो अपने नोट्स को पढ़ते हैं, जब टाइम ज़्यादा हुँ। रहता है तो उसको पढ़ते थे, यही करते थे हम। अच्छा। ओके। अगर आपने जैसे आपने DSSB के लिए लिटरेचर पढ़ा, वो आपको हेल्प किया बीपीएससी में, ठीक है? अगर आपने DSSB के लिए लिटरेचर नहीं पढ़ा होता, तब आपकी जो प्रिपरेशन है, आप रेगुलर स्टूडेंट को क्या बताना चाहेंगे? आप कितने मार्क्स स्कोर कर पाते पीजीटी में? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं, हमारी जो वेटेज है ग्रामर इज़ टू लिटरेचर में 60 टू 65% ग्रामर है। पहले तो 100% होती थी फेज़ 1 में। फिर हमने देखा कि फेज़ 2 में थोड़े 15 क्वेश्चंस टीजीटी में इंसर्ट कर दिए गए लिटरेचर के और 35 क्वेश्चंस टीजीटी में। फिर जब हम 3.0 में आए तो हमने 35-35 क्वेश्चन सभी वर्गों में देख लिए लिटरेचर के।
तो अगर आपने DSSS के लिए लिटरेचर नहीं पढ़ा होता, BPSC के लिए डेडिकेटेड आप पढ़ रहे हो, तब आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते लिटरेचर के? 35 में से? अप्रैल के बाद मैंने जो तैयारी की लिटरेचर की, अगर मैं ना करता वो चीज़, तो मुझे लगता है मैं 15 या 16 क्वेश्चन कर सकता था बस, इससे ज़्यादा ओके, नहीं। ओके। और आपने कितने अटेम्प्ट करे? 29 29, बहुत यस। बढ़िया। और पीजी के लिए 29 था, हाँ जी, ग्रामर में शायद 22 था। 22 था 45 में से। जी, ग्रामर एंड आरसी मिला के 22 था। अच्छा, अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो कैसा लग रहा है अभी ओवरऑल बताइए, स्टूडेंट्स को कुछ क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जैसे अभी मैं लिटरेचर और ग्रामर की दोनों के लिए स्पेसिफिकली इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स ना लिटरेचर से बहुत ज़्यादा डरते हैं, है ना? और आपसे जब मेरी बात हुई थी तो आपने ये बात बताई थी कि आप लिटरेचर के सही यू वर गुड विद लिटरेचर बट आपको ग्रामर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना था। तो क्या आप ये स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे कि दोनों ही सब्जेक्ट्स की इम्पोर्टेंस बिल्कुल अलग है और दोनों को ही बराबर तवज्जो देकर पढ़ना पड़ेगा क्योंकि जितने हम फेजेस के पैटर्न्स देख रहे हैं, उसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, कहीं से भी पूछा जा सकता है। बीपीएससी अपना सिलेबस डिफाइन करके देता नहीं है, तो इन्फिनिटली कुछ भी पूछ सकता है। तो आप स्टूडेंट्स को क्या एक लास्ट मैसेज देना चाहेंगे लिटरेचर और ग्रामर की तैयारी को कैसे अलग रखें और कितना पढ़ें? अगर अब मैं एक बिहार का स्टूडेंट हूँ या फिर मेरा हुँ, मेरा ग्रामर और लिटरेचर दोनों वीक है या फिर मेरा लिटरेचर वीक है, तो मैं अपने आप को कम से कम डेली लिटरेचर में कम से कम 4 घंटे देना चाहूँगा। ओके। जी, एंड ग्रामर को? अगर मेरा ग्रामर अगर मेरा अच्छा है तो मैं ढाई 3 घंटे इनफ है मेरे लिए, ओके। और अगर मैं ग्रामर ऐसा अच्छा करना चाहूँगा। नहीं है, जैसे 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, हम सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स में देखते हैं कि जब हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट होता है ना, चाहे टीजीटी, पीजीटी के लिए हो, क्यों ना हो, अभी तक पैटर्न यही देखा गया है प्रेडोमिनेंटली ग्रामर पूछा गया है, कहीं 100%, कहीं 90%, कहीं 85%, बीपीएससी ने थोड़ा-थोड़ा करके रिड्यूस किया है। तो अगर कोई स्टूडेंट ग्रामर को टेकन फॉर ग्रांटेड वाला एटीट्यूड दिखाता है कि हमें नहीं पढ़ना क्योंकि ग्रामर ही तो है, सभी एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है, पर ये बात बहुत ज़रूरी है एट द सेम टाइम कि बीपीएससी की ग्रामर बिल्कुल अलग है, कांसेप्चुअल है, फैक्चुअल है, थ्योरेटिकल है, साथ में न्यूमेरिकल भी है, प्रैक्टिकल भी है। तो स्टूडेंट मतलब उस चीज़ को कम ना आके, तो कितनी मेहनत उसे करनी चाहिए ग्रामर के लिए? मैंने इसको फेस किया है, मैंने आपको पहले अभी इंटरव्यू में बताया आपको कि हाँ जी, मैंने कैसे-कैसे मेरा ग्रामर वीक हुआ करता था, मैंने इसको स्ट्रॉन्ग किया। तो बिल्कुल, मैं ये चीज़ जानता हूँ कि आप किसी चीज़ में महारत हासिल करके या फिर किसी चीज़ को दरकिनार करके आप एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते। आपके बिल्कुल, लिए बहुत मुश्किल होगी। हाँ, बिल्कुल, एक टाइम पे आएगा कि एग्ज़ाम के कट ऑफ के आस-पास आप रह सकते हैं या फिर एग्ज़ाम क्रैक भी कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा फिर कि जो एक रैंकर्स में रहता है फिर ऐसा कुछ। राइट, राइट, जी, राइट। इसलिए आपको एंड सबको एक साथ लेके चलना पड़ेगा। ग्रामर हो, लिटरेचर हो, जनरल पेपर हो, सबको एक बराबर से पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। राइट। तो यही बात मुझे बहुत अच्छी लगी एंड आरआर 24/7 का मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है कि आप लोगों को एग्ज़ामिनेशन तो क्लियर करवाना ही करवाना है, साथ ही साथ में आपका जो नाम है वो रैंक होल्डर्स में आना चाहिए, जैसे कि आसिफ सिद्दीकी जी का आया जी है। हाँ, बिल्कुल। सबसे हुँ, पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगी बहुत-बहुत बधाई आपके बेटे का सिलेक्शन हुआ है एंड हाँ, टीजीटी, पीजीटी दोनों ही पोस्ट्स इन्होंने क्वालीफाई करी हैं। आपको कैसा महसूस हो रहा है इस समय? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लग रहा है एंड मुझे ऐसा लगता है कि एक माँ से बेहतर तो कौन ही अपने बच्चे की जर्नी को एक जो स्ट्रगल वाला टाइम चल रहा होता है ना वो पहचान सकता है। तो आप कुछ बताएँ कि क्या स्ट्रगल रहा था उस जर्नी के पीछे? मतलब कितनी कोशिश, कितनी मेहनत, कितनी बार टूटे फिर उठे उसके बारे में कुछ बताइए? क्या बताऊँ? कुछ भी कभी जो मत आपका मन करे कि बहुत मेहनत करते थे या कैसे पढ़ाई हाँ, करते थे जो जी, आपको ये तो याद बात होता है था? बहुत ये लड़का बहुत मेहनत किया है हाँ जी, हाँ और जी। पढ़ाई में अच्छे से अच्छे पढ़ाई में गया। कहीं चलो घूमने टहलने में इतना वो कोई ज़िम्मेदारी नहीं थी, पढ़ाई में ज़्यादा मेहनत लगाया। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, तो हाँ। आपको कभी डाँटने की ज़रूरत नहीं पड़ी, पढ़ने के लिए खुद ही पढ़ लेते थे? नहीं, जी नहीं, कभी अच्छा, नहीं। अभी-अभी घर पे हाँ, सब कैसे महसूस कर रहे हैं? बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं? सबको इनके पापा जो हैं बहुत बधाई दिए सब लोग को, उनके अपने दोस्त लोग को बहुत बधाई दिए कि मेरा लड़का ऐसा है। हाँ, चलिए, चलिए बहुत कामयाबी बहुत मिली हाँ जी, आप बिल्कुल, सबकी दुआएँ से। बस ये तो आपका हाँ, आशीर्वाद है। जी, जी, चलिए, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके, आपसे बात करके। जी, जी। थैंक यू।
बहुत अच्छा लगा आपकी मदर से भी बात करके एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आज बहुत ही सेलिब्रेटोरी ओकेजन है, आपके घर में सब खुश हैं एंड अभी जो परिस्थितियां देखी जा रही हैं वो सब बदलती रहेंगी, हालात बदलेंगे, सब कुछ बदलेगा धीरे-धीरे क्योंकि एजुकेशन का स्तर बढ़ रहा है एंड बीपीएससी जो है किसी भी टाइप की मर्सी प्रोवाइड नहीं करता है स्टूडेंट्स को। इस बार हमने कट ऑफ को डाउन जाता हुआ तो देखा, पर हमने ये भी देखा है कि वो सीट्स वेकेंट कर देंगे बट पोटेंशियल रिक्रूटर्स को ही हायर करते हैं जो पोटेंशियल टीचर्स बनने के योग्य हैं। तो वो गुणवत्ता हासिल करवाने के लिए आपको उसी स्तर पर मेहनत करनी होती है ना जी? मेनी कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन एंड इसी के साथ-साथ मैं विदा लेना चाहूँगी आपसे। आई विश आप ऐसे ही एग्ज़ाम्स क्लियर करते रहो, अगर आगे भी टारगेट करते हो तो। DSSB की तैयारी कर रहे हो तो जल्दी मिलेंगे बिल्कुल उसकी मैम, सक्सेस बिल्कुल। स्टोरी में भी एंड वी वांट टू सी यू कमिंग आउट विथ फ्लाइंग कलर्स, ओके? गुड लक, ओके मैम, थैंक टेक यू। केयर थैंक यू मैम। एंड